जब भी भारत की बात होती है तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का जिक्र होता है। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी है? भारत की असली उम्र, इसकी पहचान, ये सवाल जितने आसान लगते हैं उतने हैं नहीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? या फिर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे इतने बड़े बड़े धर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, भारत से। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसने दुनिया को गणित, कला और न जाने कितनी भाषाएं दी हैं। पर यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, कुछ परंपराएं तो हजारों साल पुरानी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो भारत एक देश के तौर पर शायद ही कभी पूरी तरह से एकजुट रहा हो। तो फिर असली कहानी क्या है? तो सवाल अब ये बनता है कि हम भारत की कहानी को कैसे देखें। क्या ये एक सीधी साधी 5000 साल पुरानी एक ही कहानी है, या फिर ये एक ऐसे बगीचे की तरह है जिसमें अलग अलग इतिहासों के कई फूल खिले हैं जो सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और किसी भी पड़ताल की तरह हमें सुरागों से ही शुरुआत करनी होगी। हमारे पहले सुराग छिपे हैं यहाँ की भाषाओं और यहाँ के लोगों में। भारत की भाषाओं को ना 3 बड़ी नदियों की तरह समझा जा सकता है। एक नदी है इंडो आर्यन, जो ज्यादातर उत्तर में बहती है। दूसरी है द्रविड़, जो दक्षिण में फैली है। और तीसरी है तिब्बतो बर्मन, जो पूरब की तरफ है। अब ये नदियां कहाँ से शुरू हुईं? मतलब ये भाषाएं कब और कैसे आईं? ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस का मुद्दा है। और भाषा की बात करें तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि हजारों साल पुरानी, पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। लेकिन एक कमाल का सुराग मिलता है। पाकिस्तान में एक छोटा सा कबीला है, ब्राहुई लोगों का। जानते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? एक द्रविड़ भाषा, ठीक वैसी जैसी दक्षिण भारत में बोली जाती है। अब वो वहां कैसे पहुंचे? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी सबको चौंका देती है। तो ठीक है, भाषा से हमें पूरी तस्वीर तो नहीं मिली, बल्कि और सवाल खड़े हो गए। तो क्या लोगों के डीएनए से, उनके इतिहास से कोई सीधा जवाब मिल सकता है? चलिए देखते हैं। जवाब है नहीं। यहाँ भी कहानी किसी एक ग्रुप की नहीं, बल्कि कई यात्राओं की है। हजारों सालों के दौरान मध्य एशिया से इंडो आर्यन लोग आए, फिर सदियों बाद तुर्को फारसी समूह आए जैसे मुगल, और बीच में न जाने कितने और लोग। सब यहाँ आते गए, बसते गए और इस जमीन का हिस्सा बनते चले गए। भाषा और लोगों के बाद अब हमारी पड़ताल एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। हम बात करेंगे आस्था और धर्म की। एक ऐसी दुनिया की जो जितनी पुरानी है उतनी ही हमेशा नई भी रही है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले वैदिक काल में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की पूजा होती थी। वो सबसे प्रमुख थे। आज के हिंदू धर्म में शिव या विष्णु की जो जगह है वो तब नहीं थी। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने परदादा की कोई पुरानी तस्वीर देखें और शायद पहचान ही का पाएं। मतलब धर्म भी समय के साथ लगातार बदलता रहा है। और ये बदलाव हुआ कैसे? ये अपने आप में कमाल की कहानी है। देखिए, पहले तो बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने पुरानी वैदिक परंपरा को एक तरह से चुनौती दी। फिर इसके जवाब में ब्राह्मणों ने महाभारत और रामायण जैसे नए ग्रंथ लिखे जो लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विष्णु और शिव जैसे उस समय के जो लोकप्रिय देवता थे उन्हें भी अपने धर्म में शामिल कर लिया। तो ये एक तरह का रीइन्वेंशन था, एक धार्मिक विकास था। और भारत सिर्फ एक धर्म की भूमि नहीं रहा, यह हमेशा से एक ऐसा घर रहा है जहां कई धर्मों ने पनाह ली और फले फूले। यहूदी, ईसाई, पारसी, इस्लाम सब यहां आए और सिर्फ साथ साथ रहे ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ लिया दिया भी। और इसी लेन देन से, हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के संगम से सिख धर्म जैसे एक नए मजहब का जन्म हुआ। ये आपस में बातचीत की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। तो अब तक हमने भाषा, लोगों और धर्म की बात की। अब जरा राजनीति के मैदान में उतरते हैं, और यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। एक अखंड, एक राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ भारत, ये विचार इतिहास में एक हकीकत से ज्यादा एक सपना ही रहा है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मौर्य साम्राज्य, जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर था। उसके बाद सीधा मुगल साम्राज्य। बीच में जानते हैं कितना फासला है? 1700 साल। 1700 साल का एक बहुत बड़ा गैप।
इसका मतलब साफ है, अपने ज्यादातर इतिहास में भारत एक देश नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों का एक कलेक्शन रहा है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इतिहास में जब भारत राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा एकजुट हुआ वो था ब्रिटिश राज के दौरान। और उसी दौर में ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन खड़े हुए जिन्होंने आखिर में 1947 में इसके विभाजन की नींव रखी। तो ठीक है, राजनीति ने तो हमेशा बांट कर रखा, लेकिन फिर वो क्या था जो इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़े हुए था? एक ऐसी ताकत थी जो इन राजनीतिक सरहदों से कहीं ज्यादा मजबूत थी, और वो थी यहाँ की संस्कृति। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं, 17वीं सदी के सूफी संत लतीफ की। वो एक मुस्लिम संत थे, पर हिंदू योगियों और संतों की भक्ति की तारीफ में कविताएं लिखते थे बिना किसी झिझक के। ये दिखाता है कि लोगों के बीच जो जुड़ाव था वो सियासत से कहीं ज्यादा गहरा था। और ये कोई अकेली मिसाल नहीं थी, ऐसे ना जाने कितने साझा संत और दरगाहें थीं जहां हर धर्म के लोग जाते थे। अकबर और अशोक जैसे राजा थे जो सभी धर्मों को बढ़ावा देते थे। योग जैसी प्रैक्टिस थी जिसे हिंदू ही नहीं मुस्लिम सूफी भी अपनाते थे। और हाँ, संस्कृत और बाद में फारसी जैसी भाषाएं थीं जो अलग अलग इलाकों के पढ़े लिखे लोगों को आपस में जोड़ती थीं। ये सब वो धागे थे जिन्होंने एक सांस्कृतिक ताना बाना बुन रखा था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के तौर पर देखने का ये आइडिया कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। हजारों साल पहले इसे भारतवर्ष कहा जाता था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी राजा की बनाई सरहदा से नहीं बल्कि एक साझा संस्कृति से बंधा था। तो इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या जवाब मिला हमें? शायद भारत की असली पहचान किसी एक कहानी या किसी एक वक्त में नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान है लगातार बदलते रहने और खुद को हर दौर में नया बना लेने की इसकी जबरदस्त काबिलियत में। इसको ऐसे समझिए जैसे भारत की सभ्यता एक बहुत ही पुराना, बहुत उपजाऊ बगीचा है। इस बगीचे में फूल मौसम के साथ बदलते रहते हैं, कभी कोई रंग खिलता है, कभी कोई और, लेकिन वो जमीन, वो मिट्टी जो इन सभी फूलों को पोषण देती है, वो हमेशा वही रहती है, वो स्थिर है। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर किसी सभ्यता की पहचान ही उसका लगातार बदलते रहना है, तो फिर उसके शाश्वत या कालातीत होने का क्या मतलब है? क्या उसका ये बदलाव ही उसकी असली अमर पहचान है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में प्राचीन होने का मतलब क्या होता है।